सुनते हैं उनकी कहानी बेशऊर। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी बेशऊर। पटना में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज़ गर्मी के बाद अचानक हुए बारिश ने सबका मन मोह लिया था। पर तीसरे दिन भी बारिश की वही रफ्तार देख लोगों को चिंता होने लगी। आसपास का सारा इलाका पानी में डूबने लगा था। एक 4 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर बने इकलौते कमरे में अकेले रहने वाली अंजलि इस वर्षा के कारण बहुत परेशान थी। बिजली बार बार गुल हो जा रही थी। सामने के टेबल पर बस 2 ही मोमबत्तियां उसे नजर आ रही थी। अंधेरे से वैसे भी उसे बहुत डर लगता था। इमरजेंसी लाइट भी खराब पड़ा था। नीचे के फ्लोर पर उसकी भाभी रहती थी, पर उसे पता था उनसे मोमबत्ती मांगने पर वह कोई न कोई बहाना बना देंगी। शाम में ही रात का माहौल हो गया था। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। भाभी की मेड से माँ ने चुपचाप 2 मोमबत्तियां भिजवाई थीं। मोमबत्तियां मेज पर रखकर वह गमले में भरे पानी को बाहर निकालने में जुट गई। इस काम में उसे पूरा आधा घंटा लग गया। गमले में लगे पौधे ही तो उसके निसंग जीवन के आधार थे। इन्हीं के सहारे तो वह अपने को व्यस्त रखती। उसके दाएं बाएं तरफ के मकान का चौथा मंजिल उसके छत से लगभग जुड़ा हुआ था। पटना की यह खासियत है कि नियम कानून को ताक पर रखकर लोग 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ना चाहते। बाएं तरफ वाले फ्लैट में हमेशा की तरह शर्मा दंपति बालकनी में बैठे मोटे काले बादलों की परतों से रह रह कर झरते पानी के फुहारों को देखने में व्यस्त थे। अंजलि से नजरें मिली तो दोनों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तभी पेड़ पौधों का मुआवना करते समय उसकी नज़र पिंक गुलाबों वाले गमले पर गई, जिसमें खिले दोनों फूल गायब थे। कौन तोड़ ले गया? शर्मा दंपति के बस का तो था नहीं। दाएं तरफ वाले फ्लैट कई महीनों से खाली पड़ा था। 1 हफ्ते से थोड़ी हलचल नजर आ रही थी, पर उसे अब तक कोई दिखा नहीं था। तभी गमलों के पास उसे एक पूरा पैकेट मोमबत्ती का नजर आया। कहाँ से आया यह पैकेट? किसी अपने पराये को तो उसकी परवाह ही नहीं है। फिर किसको उसकी ज़रूरत और उसके डर का ख्याल था? गुलाब गायब होने का दर्द भुला पूरा पैकेट उठाया वह अपने कमरे में अंदर चली आई। नीचे के फ्लैट से उठती बासमती चावल के पुलाव की मदमस्त खुशबू से उसने कयास लगाया। भाभी के घर में आज शायद पुलाव और मटर पनीर की सब्जी बन रही थी। सोचने से क्या फ़ायदा, उसे क्या पता नहीं है कि अम्मा के कहने पर भी भाभी उसके लिए नहीं भेजेंगी। अब तो वह उन सबों के लिए एक पागल लड़की थी। पलंग पर बैठे बैठे बाल संवारने लगी जो उलझ गए थे। बालों को किसी तरह से हाथों से सुलझाकर जूड़ा बना ली। मन हुआ थोड़ा खिचड़ी भी पका लूं, पर उठने का मन ही नहीं किया। बाहर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब तक ससुराल में थी हर समय हर बात में सासू माँ कहती थी, कैसी औरत है, किसी बात का शऊर ही नहीं है। न ढंग से तैयार हो सकती है, न ढंग से किसी से बात कर सकती है। एक तो रंग सांवरा, उस पर से माँ बाप ने कोई सलीका भी नहीं सिखाया। पति रिझे भी तो कैसे, मेरे बेटे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन यह नहीं कहती कि उनका बेटा पहले से ही किसी और पर मोहित था और उससे अंतर जातीय विवाह करना चाहता था, जिसे रोकने के लिए सासू माँ ने चटपट उसके साथ बेटा की शादी करवा दी थी। अब उन्हें लग रहा था बहू बेटा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं थी। पर बात उस दिन क्यों नहीं समझ में आई थी जब 15 लाख रुपयों के संग इसी अंजलि को अपने हैंडसम बेटे के लिए रस्म रिवाज से बांध कर ले आई थी। अपने पति भुवन की पसंद वह नहीं, कोई और थी। इसमें उसका क्या दोष था? फिर भी पति का गुस्सा भी उसी पर उतरता। उन पैसों पर नहीं जो उसके पापा ने दिए थे। उन पैसों को वह व्यापार में लगा अच्छा मुनाफा कमा रहा था। पर उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसकी पत्नी की आंखों में भी अपनी शादी के कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। जानबूझकर वह उससे बात ही नहीं करता।
आंखों में उसके लिए हिकारत भरे अपनी चुप्पी से उसे बेगाना और अकेला बनाए रखता। वह भले ही शारीरिक हिंसा नहीं करता, पर अपनी चुप्पी और रूखे व्यवहार से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहता। एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर भुवन के साथ सोती थी, फिर भी दोनों अकेले अकेले रहते। भुवन किताबों में डूबा सो जाता था, वह अलग पड़ी चुपचाप अपमान की शिगरी में सिकती रहती। बस एक रिश्ता बन गया था, बना नहीं था। हर रात की यही कहानी देख उसे घबराहट सी होने लगी थी। भले ही उसे अपनी पत्नी नहीं प्रभावित कर पाती है, पर कोई भी पराई औरत जब घर में आती, उनसे अति प्रभावित हो, उनके आसपास डोलते हंसी मजाक में मशगूल रहता। यह सब देख सुनकर वह शर्मिंदा हो जाती कि वही व्यक्ति जब अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर होता, पत्नी की तरफ उसकी पीठ होती और होती एक अदृश्य दीवार जो अंजलि के दिल में वितृष्णा भरता। अपने पति के संग इस तरह के रिश्ते की त्रासदी को झेलते झेलते वो बुरी तरह थक गई थी। मायके जाती तो माँ से कुछ नहीं कह पाती, बस उनके बगल में ऐसे सो जाती जैसे बरसों से सो नहीं पाई हो। पर माँ बिना कहे ही उसके मन को दर्द को समझ रही थी। देर तक उसके बाल को सहलाते रहती। पापा दिल के मरीज थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताती। एक दिन माँ ने धीरे से कहा था, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। वह जोर से हंसी थी। तू क्या कर लेगी? घर तुम्हारे पैसों से नहीं, पापा और भैया के पैसों से चलते हैं। उनके सहमति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। कुछ ही दिनों बाद पापा को दिल का दौरा पड़ा और देखते देखते वह काल के गाल में समा गए थे। अब तक हर तरह से जलील होकर भी पापा जिसके खूंटे बांध आए थे, उसे वही जीना मरना मान सब झेल रही थी। इतने दिनों से भुवन का बिजनेस भी चमक उठा था। अब उसे पैसों का नशा हो गया था। एक दिन अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर ले आया और उसे कार में बिठाकर उसके मायके छोड़ आया। मायके के दरवाजे पर खड़ी बहन को देखते ही भाई बिगड़ गया। कैसे चली आई तुम? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ छोड़ जाने की? वहीं के किसी पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा देती तो उसके होश ठिकाने आ जाते, पर तुम्हें तो इतना करना कभी शगुर नहीं है। नहीं भैया, उसने दूसरी शादी कर उस लड़की को घर ले आया था। वह रुक रुक कर किसी तरह बोली तो इस बार भैया की जगह भाभी बोली, क्यों नहीं करेगा वह शादी, जब इसे पति के साथ रहने का शऊर ही नहीं था। दूसरी लड़की होती तो इतने दिनों में अपने प्यार और सेवा से पति को बांध ली होती, इस तरह बैग उठाए यहाँ नहीं आती। पर क्यों न आए, एक मुफ्त की नौकरानी जो बैठी है इस घर में, इनकी सेवा के लिए, और भाई ने भी तो पैसों के पेड़ उगा रखे हैं, तो किस बात की चिंता। फिर भैया की तरफ मुखातिब हुई, जाइए इसके ससुराल में छोड़ कर आइए, देखते हैं वे लोग कैसे नहीं रखते हैं। तब माँ ने कहा था, बेटा छोड़ दे इसे, जाने कैसी कैसी प्रताड़ना झेल कर आई है, सोच समझ कर जो करना होगा किया जाएगा। उन्हें यूं ही छोड़ दूं? पूरे 15 लाख दिए थे ना पापा ने गिनकर, सारे पैसे मैं उन्हें ऐसे ही पचा लेने दूं? वह चुप, क्या करे, बिना अपराध यहाँ भी सुनना, बिना अपराध वहाँ भी सुनना। बिना कुछ किए भैया से क्षमा मांगती रही, जैसे ससुराल में सासू माँ से बिना अपराध क्षमा मांगती रहती थी। कभी कभी उसे लगता, जब उसे सबसे क्षमा ही मांगने था तो माँ ने उसका नाम ही क्षमा रख देना चाहिए था। दूसरे दिन ही मानसिक विक्षिप्तता का आरोप लगाकर तलाक का नोटिस आ गया। फिर शुरू हुआ केस मुकदमा। ऐसे ऐसे ऐब और उसके पागलपन के मनगढ़ंत कहानियाँ कोर्ट में पेश की गई, जिसे सुनकर वह पानी पानी हो गई। फिर भैया ने समझाया और समझौता का रूप अपनाया। कुछ रुपया महीना गुजारा भत्ता पर तलाक हो गया। भाभी ने साफ इनकार कर दिया, जिंदगी भर वह बोझ नहीं ढोएगी। मकान अभी भी माँ के नाम पर था। चौथे माले पर एक कमरा बना था, जिसे उन्होंने अंजलि को सौंप दिया। तब से अंजलि का वह बसेरा बन गया। कभी पापा द्वारा वहाँ ढेर सारे गमले रखे गए थे, जो अब बेतरतीब पड़े थे। अंजलि ने उन्हें संभाला था, लिया और ज़रूरत का सामान एक बार जाकर ले आती, फिर वह नीचे नहीं उतरती। प्रेम की सनातन चाह सबको होती है, उसे भी थी, पर कच्चे धागों वाला प्यार भी उतना ही स्वार्थी निकला जितना मंगलसूत्र से बंधा रिश्ता।
सबने उसकी परवाह करना छोड़ दिया तो वह भी सबका साथ त्याग कर अकेले रहने लगी। अकेले रहते रहते बेपरवाह हो गई थी। कभी खाना बनाती, कभी नहीं बनाती, कभी मन होता तो नहाती, कभी नहीं नहाती। कभी कभी माँ मिलने आती तो उसे देख रो पड़ती। अपने हाथों से उसके बाल संवारती, कपड़े बदलवाती, उसके गंदे कपड़े धोती और उसे हिदायत देती कि कुछ काम धंधा करने की सोच। वह हंसकर रह जाती। पहले उसने बहुत कोशिश की थी कि कोई नौकरी मिल जाए। उसने सब जगह इंटरव्यू दिए और उसका आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि कहीं भी ठीक ढंग से बात ही नहीं कर पाती थी। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। नौकरी देने के बदले लोग उसका मजाक उड़ाते। घर लौटने पर भाभी कहती, इसे नौकरी कौन देगा? इतनी अकल होती तो तलाक ही होता। हार कर हर महीने उसे उसी व्यक्ति के पैसों का इंतजार करना पड़ता जिसने बिना कारण उसे जलील कर अपने जीवन से निकाल फेंका था। उस पैसा को छूते ही वह जैसे गज भर जमीन में धंस जाती। फिर भी जिंदा रहने के लिए वही पैसा खर्च करती। उसे अपने जीवन से ही नफरत होने लगी थी। निरुद्देश अकेले जीवन से उसका मन और अभी गतिहीन होता गया था। एक दिन बक्से में से उसने भुवन का फोटो मिल गया जो उसने खाली पड़े कील पर उसे टांग दिया। जब भी चाय बनाती एक प्याला उसके सामने भी रख देती। एक दिन भाभी की मेड शांता ने देख लिया। फिर क्या था, उसे पागल ही घोषित कर दिया गया। लोग समझते ही नहीं कि उसे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी, चाहे वह फोटो ही क्यों न हो। इसलिए उसने पति के फोटो टांग रखे थे। दूसरे दिन बाहर बारिश थम गई। वह बाहर निकलकर अपने गमलों का निरीक्षण कर रही थी कि उसे बगल वाले फ्लैट के बालकनी से एक 30-36 बरस का लड़का दिखाई दिया, जिसका रंग भले ही सांवला था पर चेहरा काफ़ी आकर्षक था। अपनी शोक चंचल आंखों से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसे बिना झिझक अपनी ओर देखते देखकर अंजलि को घबराहट सी होने लगी। अपने उलझे बाल और तुरे मुरे कपड़े का ख्याल आते ही वह झट से कमरे में चली गई। पर देर तक उसे अपनी पीठ पर उन आंखों की चुभन महसूस होती रही। बहुत दिनों बाद उसने अपना चेहरा आईने में देखा। अपने उलझे बाल और रूखा और बेजान चेहरा देख न जाने क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन वह देर तक अपने घने और उलझे बालों को सुलझाती रही। दूसरे दिन उसने बालों को शैम्पू भी किया। वह बाहर छत पर निकली तो उसकी चोर निगाहें बालकनी पर ही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। बाद में जब वह मुंडेर पर बैठी चिड़ियों से बातें करते हुए दाना डाल रही थी, उसे लगा बगल की खिड़की से उसे कोई देख रहा है। वह वहाँ से हटकर अपने मोंगरा के गमले के पास आ गई। तभी बालकनी से आवाज़ आई, आपके मोंगरे बहुत घने खिले हुए हैं। आप इनकी देखभाल बहुत अच्छे से करती हैं, पर कुछ अपना भी ख्याल किया कीजिए। यूं चोरी चोरी दूसरे के जीवन में नहीं झांकते। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, जी नहीं, मैं चोरी चोरी नहीं झांक रहा, मैं तो आमने सामने बात करता हूँ। मुझसे बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वह जरा सख्ती से बोली। आपके इस अकेलेपन से उबकर आपकी छोटी चिड़िया कमली भी गायब हो गई है, इसलिए ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश मत कीजिए। आप वह बुरी तरह चौंक पड़ी। तो क्या इसे वह चुपचाप वाच करता रहता है? उसे उसके चिड़ियों के नाम भी याद हैं। उस दिन देर रात तक वह अपने इस नए पड़ोसी के विषय में ही सोचती रही। किसी ने उसे बेहद करीब से तो महसूस किया, उसे जानने की कोशिश तो की। यह बात उसे बेहद सुखद लगी। आज पहली बार एक अतिरिक्त खुशी का एहसास उसके दिलो दिमाग ने महसूस किया था। दूसरे ही दिन अपने पति के फोटो के स्थान पर उसने एक आईना टांग दिया था। अब वह हर समय आईना उसकी आंखों के सामने होता तो उसका अस्त व्यस्त व्यक्तित्व सुव्यवस्थित होने लगा। धीरे धीरे उसके उलझे बाल अब संवरने लगे। कपड़े भी सलीके से पहनती। अब चिड़ियों से नहीं, ज़्यादातर बातें बालकनी में खड़े उस व्यक्ति से होती जिसने अपना नाम जतिन बताया था। कभी कभी बगल वाले अंकल आंटी से भी बातें कर लेती। अंधेरे में गुम होते उसका अस्तित्व अचानक ही जीवन की तरफ उन्मुख होने लगा था। वह भले ही न विधवा थी न सधवा थी, पर एक औरत थी जिसका मन जीवित था। मन जीवित था तो हर औरत की तरह उसे भी एक साथी की चाहत थी।
जिसकी संभावना अब उसे बालकनी में खड़े जतिन में दिखती, जो उसके दर्द को अपनी तरह महसूस कर रहा था। उसके दब्बूपन में आत्मविश्वास भरा, उसे निराशा और अवसाद से धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। इस दौरान न जाने कब जतिन को इस सीधी सादी सरल लड़की से प्यार हो गया। फिर लोगों ने देखा, एक दिन जतिन की माँ ने तलाकशुदा अंजलि के घर अपने से उसके बेटा के साथ अपनी शादी करने के लिए संदेशा भिजवाई, पर उसके भैया और भाभी ने इस विजातीय शादी से साफ इनकार कर दिया। एक ब्राह्मण कुल की लड़की अपने से नीचे कुल में कैसे ब्याही जा सकती थी? इतना ही नहीं, भाभी ने उसे बुलाकर अपनी अग्निगर्भा दृष्टि से उसे झुलसाते हुए उस पर चरित्रहीनता का लांछन तो लगाया ही, कुल की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए पूरे घर में हंगामा बर्पा कर दिया। पर वह न रोई, न चिल्लाई, न ही अपना दोष स्वीकार किया, न क्षमा मांगी। अपने कमरे में आकर द्वार बंद कर ली। अब वह क्षमा मांगने की परिधि से बाहर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि भाभी की बातें उसे चुभती नहीं थी, पर अब उसके अंदर जतिन के प्रेम का बल था। अपनी पसंद से ब्याह करना अगर चरित्रहीनता है, तो एक चरित्रहीन व्यक्ति के नाम पर सारी उम्र गुजारना सचरित्रता का प्रमाण पत्र तो नहीं ही हो सकता था। एक भुवन को ठुकरा देने मात्र से वह सारी दुनिया के लिए बेकार नहीं हो गई थी। भाभी की बातें वह क्यों सुने, जब वह बीमार होती है, अकेले कमरे में छटपटाती रहती है, आसपास कोई नहीं होता है सिवाय एक शून्य के। रात के अंधेरे में वह कितनी बार पुकारती, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। अब वह क्यों किसी की सुने? बरसों एक पुरुष के अत्याचारों का शिकार रही, तब किसी के गले से आवाज़ नहीं निकली, किसी ने उसके हाल नहीं पूछे, आंसू नहीं पूछे। जतिन उन सबों के लिए नीची जाति का होगा तो रहे, उसके लिए उसका दोस्त, प्रेमी और पथ प्रदर्शक है। अगर आज वह निर्णय नहीं ले सकी, तो एक बार फिर उसे उन्हीं निर्मम और हृदयहीन लोगों के बीच प्रत्येकता बन कर रहना होगा। और अचानक अंजलि की आंखों से अद्भुत दृढ़ता आ गई। वह चुपचाप हाथ में एक बैग लिए घर से निकल गई। कुछ ही घंटों बाद लोगों ने देखा, जतिन बाबू के साथ लाल जोड़े में सजी धजी अंजलि कार से उतरकर अपनी माँ से मिलने आई। भाई भाभी ने भले ही उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, पर माँ ने घर से बाहर आकर उन दोनों को भीनी आंखों से आशीर्वाद दिया और अपनी कलाई से अपने कंगन उतार कर उसे पहनाते हुए बोली, जा अपनी गृहस्थी में ऐसे गुम हो जा कि फिर मुड़कर मायके की तरफ देखने की तुम्हें फुर्सत भी ना मिले। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी बेशऊर।